हेलो प्यारे ओताकू दोस्तों, आज मैं एक न्यू टाइप की वीडियो शुरू कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए। कहानी में गेतो सबसे अहम उदाहरण है, शायद सबसे पहला भी। वो एक ऐसा शख्स है जिसे इस दुनिया में कभी मौका नहीं मिला। उसके माता पिता सॉर्सरर नहीं थे, लेकिन वो खुद सॉर्सरर पैदा हुआ। ये संभव है कि बचपन में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसके अलग होने की वजह से उसे आइसोलेट करते थे। फिर जब उसे आखिरकार जुजुत्सु हाई जाने का मौका मिला, एक ऐसी जगह जहां उसे अपनापन महसूस होना चाहिए था, तो थोड़े समय की खुशी के बाद वहां की परंपरा ने उसे गैर इंसानी बना दिया, उसका इस्तेमाल किया और उसे नकार दिया। उसे क्रूर कामों में शामिल किया गया, उसे एक चीज़ की तरह इस्तेमाल किया गया और उसकी ज़िंदगी की कोई कदर नहीं की गई। कहानी में एक मोड़ आता है जहां गहरे रिश्ते बनाने के बावजूद सुगुरु गेतो को अकेलापन मिलता है। उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉर्सरर्स के बीच में हो या आम लोगों के बीच। हर जगह वो अकेला और निराश होता है। दुनिया की क्रूरता और सॉर्सरर्स के साथ होने वाले भेदभाव को करीब से समझने के बाद उसे ये यकीन हो जाता है कि ये दुनिया उसे कभी खुशी नहीं दे सकती, बल्कि सिर्फ दुख देगी। इसलिए वो दुनिया को बदलने का फैसला करता है। वो कहीं बिलोंग नहीं करता। आम लोग उसे अलग थलग रखते थे और सॉर्सरर्स अपनी प्रैक्टिकल सोच के चलते इंसानियत भूल गए थे। इन सब के दौरान वो हमेशा अकेला ही रहा। जितने भी लोग उसके करीब आए, मौत की वजह से वो उन सब को खोता रहा। लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान उसकी स्ट्रेंथ की वजह से हुआ। एक जुजुत्सु सॉर्सरर के रूप में इतनी शक्ति रखने के बाद गेतो कभी ये मानता था कि उनकी जिम्मेदारी उन आम लोगों की रक्षा करना है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। वो रिस्पेक्टफुल, काम और डिसिप्लिन था। उसके आदर्श और दृढ़ विश्वास थे, इतना ज़्यादा कि कभी कभी गोजो उसका मजाक उड़ाता था कि वो कितना आज्ञाकारी है। गोजो अपने नेक इरादों के चलते कभी भी सॉर्सरर्स को नॉन सॉर्सरर्स से बेहतर नहीं मानता था, लेकिन साथ ही वो गेतो की उस सेल्फलेसनेस को स्टूपिडिटी मानता था। जहाँ गोजो के आदर्श ज़्यादा तगड़े थे और उसके अनुभवों पर ज़्यादा निर्भर नहीं करते थे, वहीं गेतो के विचार कमज़ोर नींव पर टिके थे। इस वजह से उसके नज़रिए में पूरी तरह से उलट जाने का खतरा था। इसके बाद उसने देखा कि वो खुद उसी हॉरिफिक कल्चर को आगे बढ़ा रहा है, जहाँ जुजुत्सु सॉर्सरर्स को सिर्फ वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। रिको अमानाई की घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्हें बहुत खतरनाक दुश्मनों से लड़ना पड़ा, जिनमें से एक सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स में से एक था। गोजो और गेतो दोनों तो बच निकले, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल गए। खासकर गेतो उन तालियों के सदमे से कभी पूरी तरह उभर नहीं पाया जो उसे रिको के फेट के जवाब में स्टार कल्ट से मिली। रिको एक आम इंसान, जिसके लिए गेतो केयर करने लगा था, मार दी गई। ये न सिर्फ इस दुनिया की व्यवस्था का नतीजा माना गया, बल्कि इसे सेलिब्रेट किया गया। इसने गेतो को डिस्गस्ट किया। वो अपलॉज उसके लिए मौत का साया बन गई, जो उसे हर जगह परेशान करती रही। उस घटना के बाद गेतो टूट गया। उसे नींद नहीं आती थी, उसमें जोश खत्म हो गया था और वो जिंदगी से ऊब चुका था। उसे जो करने के लिए मजबूर किया गया था, उससे वो पूरी तरह से बीमार महसूस करता था। इस सब बोझ के साथ साथ उसे गोजो के लिए एक सही रास्ते का तीर बनना पड़ा। उसे गोजो को बताना था कि वो इन बेरहम लोगों को नहीं मार सकते, क्योंकि सॉर्सरर्स के पास किसी को मारने के लिए एक सही रीज़न होना चाहिए। बिना रीज़न के ये काम नहीं किया जा सकता।
अब तक तो गेतो ये सब सहता आया था, पर इन शब्दों और अपने पुराने आइडियल्स पर उसे शक होने लगा था। क्या वाकई इन लोगों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था? कमज़ोरों की रक्षा करने का उसका पुराना सो कॉल्ड वर्च्यू अब झूठा और ब्रोकन लगने लगा था, जैसे कोई बेमतलब की बातें हों। कुल मिलाकर गेतो खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। वो दुनिया में अपनी जगह, वो कैसा बनना चाहता है और क्या करना चाहता है को लेकर असमंजस में था। उसकी कमज़ोर नींव हिल गई थी। हो सकता है कि वो खुद को संभाल पाता, कोई दूसरा रास्ता या लड़ने का कारण ढूंढ पाता, लेकिन ये सिर्फ उसके किसी करीबी की मदद से ही मुमकिन था। अनफॉर्चुनेटली वो पूरी तरह से अकेला रह गया। उसके मिशन बिल्कुल अलग थलग थे। उसकी बिगड़ती सेहत को गोजो ने भले ही नोटिस किया, लेकिन कुछ किया नहीं। उसे खुद से इन डेंजरस थॉट्स में उलझते हुए और इन हॉरिबल कर्सेस को स्वैलो करते हुए सबसे अलग और अकेले रहना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, जुजुत्सु काइसेन में कर्सेस सभी नेगेटिव इमोशंस का मैनिफेस्टेशन होते हैं। आम इंसान इन कर्सेस से पूरी तरह अनजान होते हैं और इन्हें वो कंट्रोल करने की क्षमता से वंचित रहते हैं। मतलब कि वो खुद ही इन कर्स्ड स्पिरिट्स का मेन रीज़न होते हैं और गेतो को ही उनके घिनौनेपन का सबसे करीब से सामना करना पड़ा। उसे न सिर्फ इन डिस्गस्टिंग कर्सेस को निगलने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उसे दुनिया की इस डिस्गस्टिंग नेचर को भी सहना पड़ा, वो भी उन लोगों के लिए जिन्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। इस एग्जॉर्सिज्म और कंजम्पशन के कभी ना ख़त्म होने वाले साइकिल में फंसा हुआ वो बेचारा ये सोचने लगा कि जो लोग जादू नहीं कर सकते वो असली घमंडी और लालची हैं और उनकी ये कमियां उनके बुरे सायों जैसी हैं। गुस्से में उसने आम लोगों को कमज़ोर और नीच समझ लिया। हालांकि ये बात सिर्फ उसके मन में ही थी, बाहर उसने कुछ नहीं दिखाया। आम लोगों के लिए उसके दिल में अभी भी थोड़ा प्यार बाकी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने अंदर इन उलझे हुए इमोशंस को सुलझाए कैसे, लेकिन जल्द ही कुछ ना कुछ बदलना ही था, नहीं तो वो पूरी तरह अपने आप में ही डूब जाता। वो एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा था, मगर अभी भी उम्मीद बाकी थी। अगर उसके आसपास कोई ऐसा होता जो उसे प्यार से समझा पाता और नया नज़रिया देता तो शायद वो बच जाता, पर वो अक्सर अकेला ही रहता था और जो लोग उसके आसपास थे वो भी अनइम्पॉर्टेंट रीजंस से उसे अलग थलग कर देते थे। गोजो ने यूफोरिया और एनलाइटमेंट को एक्सपीरियंस किया और वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी साबित हुआ। वही गेतो अकेले ही इस बुरी सिचुएशन में फंस गया। फिर उसे एक बात सुनने को मिली जो उसे सही रास्ते पर ले जा सकती थी। वो बात युकी सुकुमो के साथ हुई। युकी उसकी भावनाओं को समझती है और पूछती है कि क्या वो नॉन सॉर्सरर्स से नफरत करता है, तो गेतो साफ इनकार नहीं करता, लेकिन यह कहता है कि वो नहीं जानता कि वो किस लिए लड़ रहा है और जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। उसे नहीं पता कि वो जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है वो इसके लायक हैं। लेकिन फिर बातचीत बहुत गहरी हो जाती है। युकी असल मुद्दे पर आती है। कर्सेस बीमारी हैं। वो उसे कुछ समझाती है जिससे गेतो के दिमाग में, जो कि कर्स्ड स्पिरिट से नफरत करता है, दो रास्ते निकलते हैं। वो उनसे छुटकारा पाना चाहता है। ऐसा करने के दो तरीके हैं, या तो वो इन आत्माओं को पैदा होने से रोके या फिर इनका सोर्स ही खत्म कर दे, यानी सभी नॉन सॉर्सरर्स को मार डाले। उसके हिसाब से दूसरा तरीका ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसे कहती है कि अब वो फैसला करे कि वो असल में कौन है। ये फैसला लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर असल में
उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जैसे वो किसी ढलान पर तेजी से नीचे भाग रहा हो। आखिरी धक्का इचिजी की मिशन में हुई मौत थी। ये वो जवान लड़का था जो उसे एडमायर करता था और उसे अच्छा इंसान समझता था। ये आखिरी झटका था। गेतो समझ गया था, उसे सब साफ हो गया। वो जो लड़ाई लड़ रहा था वो सिर्फ मौत, खून और दुख देने के बारे में थी, उन लोगों को भी जिन्हें वो पसंद करता था। इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था। तो अपने अगले मिशन पर, जहां उसे नॉन सॉर्सरर्स द्वारा सताई जा रही 2 लड़कियां मिली, उसने अपने नए आइडियल्स और नए गेतो को दिखाया। सिर्फ उन 2 लड़कियों को छोड़कर, जिनको प्रोटेक्ट करने का उसने वादा किया था, उसने पूरे गांव का कत्लेआम कर दिया। उसने अपने जुजुत्सु हाई का पिन फेंक दिया और अपने पुराने अतीत को पीछे छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां सिर्फ सॉर्सरर्स ही रहेंगे। शायद उसने रिको के लिए फिक्र को मन में ही दबा दिया। हो सकता है वो खुशी के पल जो उसने उस वक्त महसूस किए थे, उन्हें सपना समझकर भूल गया हो। लेकिन जो भी हो, अब वो बाउंडेशन से फ्री हो चुका था। उसने पहले खुद सोचा, आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है। वो जो कुछ कर रहा था उससे उसे या उसके आसपास किसी को भी खुशी नहीं मिल रही थी और दुनिया स्थिर थी। इसलिए उसे अपनी थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए कुछ करना था। अब वो आम इंसानों की अहमियत नहीं समझ पाता था और इसे सही इवोल्यूशन मानने लगा था। उसकी यह डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे सॉर्सरर्स और उनकी नीड्स के लिए ऑब्सेशन हो गया था। सबसे बढ़कर उसे मारने का एक प्रॉपर रीज़न मिल गया था। जैसा उसने उस समय बताया था, वो रीज़न दुनिया को उसके सिर पर खड़ा करना था। हर नॉन सॉर्सरर्स की मौत उसके लिए इस यूटोपिया की सीढ़ी पर एक स्टेप थी। शायद गोजो के साथ रहने के अलावा यहीं वो अब तक सबसे ज़्यादा आज़ाद महसूस कर रहा था। गोजो से जितना प्यार गेतो को था, उतना ही वो इस बात से नाराज़ था कि गोजो ने उसे अपने मॉरल्स से बर्डन किया, जबकि खुद वो भी इतना सब नहीं मानता था। फिर उसने गेतो को अकेला छोड़ दिया, अपनी सिचुएशन को हल्के में लिया और दूसरों का नज़रिया समझने की कोशिश नहीं की। जब उसे अपने पुराने साथी के बारे में पता चलता है तो गोजो उसे उसके लिए एक ताना मारता है। लेकिन गोजो यूनिक है, वो रेपुटेबल है और उसकी सोच हर किसी पर लागू नहीं होती। ये गेतो का रास्ता है और जिस तरह उसे छिपे हुए सामान वाले हिस्से में एनलाइटनमेंट हुआ था, उसी तरह गेतो को भी हुआ था। उसे क्लैरिटी मिली और ये बहुत ही अजीब बात है कि गेतो को लगा कि इन तरीक़ों से उसे ट्रू फ्रीडम और खुशी मिल सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि उसे वाकई पर्सनल लेवल पर सक्सेस मिली। जुजुत्सु काइसन की कहानी कुछ हद तक इस बारे में है कि कैसे लोग क्रूर सामाजिक व्यवस्था और दुनिया की बनावट के खिलाफ लड़ते हैं ताकि अपने अस्तित्व को बना सकें या खुद को जता सकें। इस कहानी में गेतो सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक ऐसा शख्स था जो बहुत सेंसिटिव था और परवाह करता था, लेकिन दुनिया ऐसी थी जो उसे हमेशा अधूरापन देती रहती थी। ये दुनिया ब्रोकन है, ऐसी जहाँ गेतो को खुशी नहीं मिल सकी। भले ही वो जो करता है वो बहुत ही हॉरिबल और गलत है, लेकिन जब तक दुनिया ठीक नहीं होती तब तक ऐसे ही लोग पैदा होते रहेंगे जो फ्रीडम को पूरे डिस्ट्रक्शन की ओर कमज़ोर लोगों के खात्मे के रूप में देखते हैं। जैसा कि उसने अपनी आखिरी मुलाकात में गोजो को बताया, दुनिया ने उसे कभी भी फुलफिलमेंट या खुशी नहीं दी। भले ही उसने बीच बीच में प्यार
और कनेक्शन की झलक देखी हो, खासकर गोजो के साथ। गेतो एक ऐसा व्यक्ति था जो बस अपने लोगों के साथ रहना चाहता था और एक ऐसी दुनिया में रहना चाहता था जहां वो और उसके लव्ड वंस खुश रह सकें। लेकिन जब ये बिल्कुल नामुमकिन लगने लगा तो उसने खुद ही सब कुछ बदलने का फैसला किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को ही पलट कर रख दिया।